हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर JIB CIB। स्टूडेंट्स, आज हम आपके HRM का जो मॉड्यूल C है उसका हमने यूनिट 11 द लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट किया था। इसके पहले उसके 2 लेक्चर्स हमने दिए हैं, तो उसके बाद में अभी ये 3rd लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं द लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आई वुड सजेस्ट आप अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा जो भी CIIB की एग्ज़ाम दे रहे हैं, ताकि सभी को हेल्प हो जाए। तो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स। इसके पहले लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था। ह्यूमन के इम्प्लीकेशंस ऑर्गेनाइजेशन पे क्या होते हैं। ठीक है, जो वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉय है, ठीक है, उनका बिहेवियर का कैसे ऑर्गेनाइजेशन के डेली वर्किंग पे इम्पैक्ट होगा। फिर उसके बाद में मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ क्या होते हैं। जब कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो कौन से लेवल्स पे जाके वो एंड हो सकता है। ठीक है, अर्ली टर्मिनेशन होता है, फिर मेल्टडाउन क्या होता है, ठीक है, फिर इंस्टॉलेशन एंड फिर रियलाइजेशन। ये 4 अलग अलग हमने स्टेजेस देखे। ये अलग अलग स्टेजेस पे जाके आपका प्रोजेक्ट एंड हो सकता है या कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट आप पहले वो वीडियोस जाके देखिएगा ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे एंड देन यू स्टार्ट विद दिस वीडियो। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था कि ह्यूमन लैंडस्केप्स क्या होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जब आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करना होता है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना होता है, मैनेज इन द सेंस उनको जो ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ नया चेंज लाना है, ठीक है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, चाहे नई टेक्नोलॉजी हो, चाहे नया वर्किंग शेड्यूल हो, वर्किंग एनवायरनमेंट हो, कल्चर, एवरीथिंग, तो उसके लिए वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर कैसा है, ठीक है, वो कौन से बैकग्राउंड से आए हैं, उनका परसेप्शन कैसा है, वो कैसे चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं, पॉजिटिवली कर रहे हैं, निगेटिवली कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप कैसे जो नया ट्रांसफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन में आपको लाना है उसे आप इम्प्लीमेंट कर सको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। लीडर्स को क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जब ऑर्गेनाइजेशन में नए चेंजेस लाने हैं, तो जब लर्निंग प्रोसेस, ये चैप्टर का मीनिंग ही यही है कि कुछ नया चीज़ सीखने के लिए एम्प्लॉयज़ के पास जो भी लोगों में वो अडॉप्ट करना है, तो उनके पास क्या स्किल्स होने चाहिए और लीडर्स ने किस वे में उनको सिखाना है। ठीक है, सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे लर्निंग थियोरी। ये चैप्टर का एक्चुअली क्रक्स है स्टूडेंट्स। यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। अभी आपका जो एग्ज़ाम हुआ था CIB का, और यहाँ पे आपको कई सारे डेफिनेशंस मिलेंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको अगर उसका एक बार मीनिंग पता चल गया तो आसानी से आप वो डेफिनेशंस कर सकते हो। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। देखिए, द लर्निंग थियोरी। Learning is acquiring new knowledge, behavior, skills, values, preferences, and understanding may involve synthesizing different types of information. The ability to learn is possessed by humans, animals, and some machines. Progress over time tends to follow the learning curves. तो लर्निंग प्रोसेस क्या होता है कि नए नॉलेज को एक्वायर करना, नए बिहेवियर्स को, नए स्किल्स को, नए वैल्यूज़ को, नए प्रेफरेंस को, अंडरस्टैंडिंग के वे को, ठीक है, कैसे आप कोई भी चीज़ सीखते हो, तो यही सब चीज़ें आते हैं लर्निंग थियोरी पे। चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे मशीन्स हो, सभी का लर्निंग का जो प्रोसेस है वो एक टाइप ऑफ सिमिलर रहता है, लेकिन ओवर द टाइम वो चेंज होता गया है। ह्यूमन लर्निंग में अकर एज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन और पर्सनल डेवलपमेंट। इट मे बी गोल ओरिएंटेड और मे बी एडेड बाय मोटिवेशन। तो ह्यूमन लर्निंग एक तरीके का एजुकेशन रहता है। ठीक है, मतलब सीखने के लिए हम क्या करते हैं, हम एजुकेशन लेते हैं, ठीक है, या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी हम सीखते हैं। तो ह्यूमन लर्निंग 2 तरीके का हो सकता है। मे बी वो गोल ओरिएंटेड हो, कुछ चीज़ पाने के लिए कुछ गोल आपने सेट किया है, ताकि जैसे कि अभी आपको CIIB का एग्ज़ाम क्लियर करना है, इसीलिए आप ये एजुकेशन ले रहे हो या आप पढ़ रहे हो ना HRM का सब्जेक्ट या अलग अलग सब्जेक्ट्स। आप क्यों ये लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है। या दूसरा है मे बी एडेड बाय मोटिवेशन। कोई पर्सन ऐसे होते हैं कि सिर्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए, ठीक है, वो पढ़ते हैं। लर्निंग में अकर एज अ रिजल्ट ऑफ हैबिचुएशन और क्लासिकल कंडीशनिंग सीन इन मैनी स्पीचीज। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज सच एज द प्ले सीन ओनली इन रिलेटिवली इंटेलिजेंट एनिमल्स एंड ह्यूमन्स। तो लर्निंग प्रोसेस एक तरीके का 2 टाइप से होता है। पहले तो हैबिचुएशन होता है, मतलब अगर आप रोज़ रोज़ वो चीज़ें कर रहे हो, देख रहे हो, तो एक तरीके की हैबिट बन जाती है, वो चीज़ अपने आप सीख जाते हो। या क्लासिकल कंडीशनिंग, कुछ स्पेशल कंडीशंस होते हैं
आपके आसपास ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट होते हैं कि आपको वो सीखना पड़ता है, चाहे वो एनिमल स्पीशीज़ हो, ह्यूमन्स हो, ठीक है। गिवन बिलो आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड्स अंडर विच ह्यूमन बींग्स लर्न। तो नीचे कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स दिए हैं, देखते हैं क्या है। Play has been approached by several theorists as a first form of learning. Children play, experiment with the world, learn rules and learn to interact. ठीक है, तो प्ले मतलब एक तरीके का ड्रामेटिकल फॉर्म में आपके सामने कुछ नई चीज़ों को सिखाया जाता है, बताया जाता है, ताकि आप इसको ईज़िली अडॉप्ट कर सको। ठीक है, जैसे कि हम बच्चों लोग को सिखाते हैं, ठीक है, या एक्सपेरिमेंट करके हम कुछ चीज़ें सिखाते हैं, रूल्स के फॉर्म में हम सिखाते हैं। ठीक है, इन साइकोलॉजी हैबिचुएशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन एसोसिएटिव लर्निंग इन विच देर इज़ अ प्रोग्रेसिव डिमिन्यूशन ऑफ बिहेवियरल रिस्पॉन्स प्रोबेबिलिटी विद द रिपीटेशन ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो पहला डेफिनेशन हुआ कि हैबिचुएशन क्या होता है, एसोसिएटिव लर्निंग क्या होता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपको ऐसे थोड़े कॉम्प्लेक्स वे में पूछा जाएगा, लेकिन अगर आपको इसका मीनिंग पता है तो उसको आप आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो। देखिए, साइकोलॉजी के फॉर्म में हैबिचुएशन एक तरीके का नॉन एसोसिएटिव लर्निंग होता है। मतलब वहाँ पे हैबिट एक बार आपके सामने लग जाता है, मतलब आप देखते हो कोई चीज़ बार बार करते हो, तो अपने आप आपका जो रिस्पॉन्स है ना, आपका स्टिमुलस है, आपके सेंसेस है, वो उसको सीख लेते हैं, क्योंकि बार बार रिपीटेशन ऑफ स्टिमुलस होता है। ठीक है, इन विच देर इज़ अ प्रोग्रेसिव डिमिन्यूशन ऑफ बिहेवियरल रिस्पॉन्स प्रोबेबिलिटी विद रिपीटेशन ऑफ स्टिमुलस। तो बार बार कोई चीज़ अगर आप देखोगे, सीखोगे, उसको करोगे, ठीक है, जैसे कि सम सॉल्व करना हुआ या टेबल्स लर्न करना हुआ, तो अपने आप वो आपके सेंसेस में बैठ जाएगा। सेंसिटाइजेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन एसोसिएटिव लर्निंग in which progressive amplification of a response follows repeated administrations of a stimulus। ठीक है, यहाँ पे दूसरा डेफिनेशन आता है कि सेंसिटाइजेशन क्या होता है। तो सेंसिटाइजेशन एक तरीके का ऐसा नॉन एसोसिएटिव लर्निंग है स्टूडेंट्स, जहाँ पे एम्प्लीफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्स होता है, फॉलोज रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ स्टिमुलस। मतलब अगर कोई भी चीज़ आपके आसपास हो रही है तो आप उसको एक तरीके का रिस्पॉन्स दोगे। ठीक है, आपके सेंसेस यूज़ करके आप रिस्पॉन्स दोगे, और कुछ ना कुछ आपको ओपिनियन बनेगा, और ओपिनियन बनते ही आप वो चीज़ किस वे में करनी होती है, किस वे में आपको अडॉप्ट करनी है, ठीक है, वो काम कैसे करना है, वो आप अपने आप सीख जाते हो। ठीक है, इसको कहते हैं सेंसिटाइजेशन। तो सेंसिटिव वे में आप उसको रिप्लाई देके आप वो एक्शन में अपना एक ओपिनियन बना के रिएक्शन दोगे, और अपना एक जजमेंट बनाओगे, ओपिनियन बनाओगे कि हाँ ये सही तरीका है ये चीज़ सीखने का। ठीक है, तीसरा डेफिनेशन देखिए, एसोसिएटिव लर्निंग। ठीक है, ना समझिए कि एसोसिएटिव लर्निंग क्या होता है। अभी यहाँ पे तो हमने दोनों नॉन एसोसिएटिव लर्निंग के एग्जाम्पल्स देखे थे। एसोसिएटिव लर्निंग इज़ द process by which an element is learned through association with a separate pre-occurring element। तो यहाँ पे एक तरीके का जो इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स है ना, वो आपके सामने रखे जाएंगे, तो आप उसको एसोसिएट करके एक दूसरे के साथ सीख जाओगे। ठीक है, कि वो काम कैसे करना है, ठीक है, वो चीज़ आप सीख जाओगे। तो एसोसिएटिव लर्निंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच एलिमेंट इज़ लर्न थ्रू एसोसिएशन विद अ सेपरेट प्री अकरिंग एलिमेंट। ठीक है, तो पहले से ही आपने उस टाइप के सिमिलर एलिमेंट्स देखे हैं, सीखे हैं, तो उससे आप वो जो नई चीज़ अगर आप कोई सीख रहे हो तो उससे आप एसोसिएट करके सीखोगे। जैसे कि सपोज़ कोई पर्सन है जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड से है, और अगर वो अभी कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा है जैसे कि अकाउंट्स, तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले उसने पढ़े हैं अपने कॉलेज के टाइम पे। तो अभी जब वो कुछ नई चीज़ सीखेगा ना अकाउंट्स के सब्जेक्ट में, तो जैसे कि आपको जेआईबी में ये सब्जेक्ट था ना एएफबी के फॉर्म में, तो अभी जब वो पर्सन पढ़ेगा वो अकाउंट्स के कुछ भी नए कंसेप्ट, तो वो अपने पुराने कंसेप्ट्स को एसोसिएट करके उससे रिलेट करके वो पढ़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया।
The typical paradigm for classical conditioning involves repeatedly pairing of an unconditioned stimulus which unfailingly evokes a particular response with another previously neutral stimulus which does not normally evoke the response. मैं ये पैराग्राफ पूरा करके इसका मतलब आपको एक साथ बताऊंगी, ठीक है. फॉलोइंग कंडीशनिंग द रिस्पॉन्स ऑकर्स बोथ टू द अनकंडीशनड स्टिम्युलस एंड टू अदर unrelated stimulus, now referred to as a conditioned stimulus. The response to be conditioned stimulus is known as conditional response. देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग के केस में क्या होता है कि आपके सामने कोई भी प्री कंडीशन होने वाला सिचुएशन नहीं रहेगा, कोई भी रैंडमली एक सिचुएशन आएगी, तो उसमें आपके जो सेंसेस है, आपका जो प्री ओपिनियन कुछ भी नहीं रहेगा. न्यूट्रली आप उसमें रिएक्शन दोगे. न्यूट्रली आप वो नए एनवायरनमेंट को, नए चीज़ को अगर सीखते हो और नेचुरल वे में अगर आप उसको रिस्पॉन्स देते हो, ठीक है, तो वो केस को कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग. और अगर कंडीशन स्टिम्युलस रहेगा, मतलब कुछ पर्टिकुलर कंडीशन पे बेस्ड आपके पास एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, ठीक है, आपके आसपास, और वो चीज़ सीखते हुए जो आप रिस्पॉन्स दोगे, द रिस्पॉन्स टू द कंडीशन स्टिम्युलस इज टर्म्ड एज अ कंडीशन रिस्पॉन्स. तो वैसे रिस्पॉन्स को कहा जाएगा कंडीशन वे में किया हुआ रिस्पॉन्स. ठीक है, ये स्टूडेंट्स मैंने रेड पेन से मार्क किए हैं, ये सभी डेफिनेशंस हैं, आपको ये लर्न करने होंगे, क्योंकि जब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो इजी लैंग्वेज में नहीं पूछा जाएगा. लेकिन अगर आपको ये हाई लेवल लैंग्वेज का मीनिंग पता रहेगा तब आसानी से वहाँ पे करेक्ट आंसर टिक कर पाओगे. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. The learning process, most characteristics of humans is imitation. One's personal repetition of an observed behavior such as dance. ठीक है, तो जनरली जो ह्यूमंस हैं वो ऑब्ज़र्व करके, बिहेवियर्स को ऑब्ज़र्व करके ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं. जैसे कि अगर सपोज़ सामने कोई पर्सन्स डांस कर रहे हैं, तो अगर हमें सिमिलर स्टेप्स सीखने हैं तो हम वो डांस देख के सिमिलर स्टेप्स सीख सकते हैं. Humans can copy 3 types of information simultaneously. The demonstrator goals, actions and environmental outcomes. तो humans रहते हैं वो 3 तरीके से information कॉपी करके सीख सकते हैं. 3 तरीके की information वो सीख सकते हैं. किस वे में? डेमॉन्स्ट्रेटर्स गोल्स, जो पर्सन सिखा रहा है उसके गोल्स, ठीक है, वो क्या गोल्स से सिखा रहा है, उसके एक्शंस, वही एक्शंस सेम टू सेम सीखना. और एनवायरमेंटल आउटकम्स, क्या आउटकम में वो पर्सन सिखा रहा है, वो एनवायरमेंटल आउटकम्स को एडॉप्ट करके उसी वे में वो काम करना सीखना है. जैसे कि अगर मैं कुछ आपको सम सॉल्व करना बता रही हूँ, तो मेरा गोल क्या है, आपकी एग्ज़ाम क्लियर करा के देना CIIB की. ठीक है, तो मेरा गोल है आपकी एग्ज़ाम क्लियर करा के देना. तो स्टूडेंट्स मेरे से क्या सीखेंगे कि उनका भी गोल वही है. दूसरा क्या है, एक्शन, मैं कैसे वो सम सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, किस वे में, कौन से फॉर्मूले अप्लाई करके, कैसे कैलकुलेशंस करके सॉल्व कर रही हूँ. तो मेरे एक्शंस क्या करेंगे, स्टूडेंट्स मेरे से सीखते वक्त कॉपी करेंगे. और तीसरा है एनवायरमेंटल आउटकम्स, मैं क्या एनवायरमेंटल आउटकम्स में आपको पढ़ा रही हूँ, मतलब क्या प्री कंडीशंस, क्या फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट आपको पहले पता होने चाहिए, तभी आप वो सम सॉल्व करना सीख पाओगे. अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन से नहीं पता है, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से नहीं पता है वो सम्स जिस चैप्टर से आप सॉल्व कर रहे हो, तो आप वो नहीं सीख पाओगे. तो मैं जो एनवायरमेंटल आउटकम्स में आपको पढ़ा रही हूँ, स्टूडेंट्स को वो सीख के वो सम सॉल्व करना सीखना ज़रूरी है. तो ये क्या है कि ह्यूमंस 3 तरीके से, 3 टाइप्स में कॉपी करते हैं इन्फॉर्मेशन, डेमॉन्स्ट्रेटर्स के गोल्स, एक्शन और एनवायरमेंटल आउटकम्स. ठीक है, इसका मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया कि आप किस वे में लर्न कर सकते हो, कौन से 3 टाइप्स में. ठीक है, तो थ्रू कॉपिंग दीज टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मोस्ट इन्फेंट्स विल ट्यून इन टू देयर सराउंडिंग कल्चर. Enculturation is the process by which a person learns requirements of their native culture by which he or she is surrounded and acquires values, behaviors that are appropriate and necessary in that culture. तो अभी यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, एनकल्चरेशन. यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेटली, तो आपको ये ध्यान में रखना है. एनकल्चरेशन एक ऐसी प्रोसेस है कि जहाँ पे पर्सन जो कल्चर में रह रहा है,
जो सराउंडिंग में अभी जो एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, उसके आसपास जैसे लोग हैं, जैसा सराउंडिंग है, वो लोग जिस वैल्यूज़ को एक्वायर करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, ये सभी चीज़ें एक पर्सन के आसपास जो रहती है उसे को कहते हैं उसका कल्चर। तो यही कल्चर से एक पर्सन सीखता है, हम उसको क्या बोलते हैं, कल्चरल बैकग्राउंड। ठीक है, कि ये पर्सन कौन से कल्चरल बैकग्राउंड से आया है, कौन से लैंग्वेज से है, कौन से कास्ट या कौन से लोकेलिटी, कौन से एजुकेशनल बैकग्राउंड है। एजुकेशनल बैकग्राउंड मतलब उसका एजुकेशन क्या है, कल्चरल बैकग्राउंड मतलब उसके आसपास किस टाइप के लोग रहते हैं। ठीक है, वो उनके क्या वैल्यूज़ है, उनका थिंकिंग प्रोसेस कैसा है, उनके बिहेवियर्स कैसे हैं। तो ये एक पर्सन का सराउंडिंग से एक पर्सन हमेशा सीखता रहता है, और धीरे धीरे वो पर्सन का खुद का भी थिंकिंग प्रोसेस, खुद का बिहेवियर, खुद का एटीट्यूड, वैल्यूज़ वैसे ही बनने लगते हैं जिस कल्चर में, जिस सराउंडिंग में वो पर्सन रह रहा है। और वो उसी तरीके से सीखता है चीज़ें। जब नई चीज़ें भी उसके सामने अगर आती है, तो जिस तरीके के एनवायरनमेंट में, जिस तरीके के कल्चर में वो पर्सन रहा है, उसी वे में वो सीखेगा। जैसे कि अगर बचपन से मेरे आसपास का जो कल्चर है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक एनवायरनमेंट रहा होगा, कुछ भी नया चीज़ सीखने के लिए अगर मेरे सराउंडिंग के लोग, जैसे कि मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, ठीक है, मेरे कलीग्स, अगर हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है, पॉजिटिवली कोई भी चीज़ को, नई चीज़ चाहे वो कितनी भी चैलेंजिंग हो, उसको अडॉप्ट करते रहेंगे, तो मेरा भी खुद का परसेप्शन ऐसा ही बनेगा, मेरी पर्सनैलिटी, मेरा बिहेवियर ऐसा ही बनेगा कि आगे लाइफ में आने वाले कोई भी चाहे बड़ी चीज़ें हो, मैं हर एक चीज़ को, कितने भी बड़ा चैलेंज हो, उसे पॉजिटिव वे में मैं अडॉप्ट करूँगी। तो हर एक पर्सन का जो लर्निंग प्रोसेस का जो तरीका रहता है ना, मतलब हर एक पर्सन का सीखने का तरीका अलग अलग होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपको इतने सारे डेफिनेशंस यहाँ पे क्यों दिए हैं लर्निंग प्रोसेस के फॉर्म में, इतना डिफ़िकल्ट आपको लैंग्वेज बना के, वो इसीलिए ताकि आप समझ सको कि हर एक पर्सन, इस दुनिया में कई अलग अलग प्रकार के पर्सन्स होते हैं और हर एक का सीखने का तरीका अलग है। हर एक पर्सन का वो किस पे डिपेंड करेगा कि वो पर्सन कौन से कल्चरल बैकग्राउंड से आए, उसका सराउंडिंग बचपन से कैसा रहा है, ठीक है, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसका कल्चरल बैकग्राउंड, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड, एवरीथिंग। तो उसी हिसाब से वो पर्सन की पर्सनैलिटी बिल्ड हुई रहेगी और उसी हिसाब से वो पर्सन सीखेगा। तो अगर कोई ऑफिस में अलग अलग टाइप के एम्प्लॉयज़ है जो कि अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आए हैं, और अगर मैनेजमेंट को कुछ नई चीज़, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है ऑफिस में, ठीक है, ताकि बिजनेस में ग्रोथ हो, तो क्या सभी एम्प्लॉयज़ सेम वे में सीख पाएंगे? सभी का सीखने का तरीका सेम रहेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हर एक पर्सन का बैकग्राउंड अलग है, कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, तो उसी के तरफ उसी वे से उनका पर्सनैलिटी बिल्ड हुआ है, उनका प्रोसेस ऑफ एडॉप्शन बिल्ड हुआ है। तो ये मैनेजमेंट को समझना और उस हर लेवल पे स्टडी करके सभी को समझ में आ सके, सभी लोग आसानी से सीख सके, ऐसा फॉर्म बनाना, ऐसा वे बनाना, ये मैनेजमेंट का, लीडर्स का काम है, जो ये बड़े ट्रांसफॉर्मेशन एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं कंपनी के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया स्टूडेंट्स कि लर्निंग प्रोसेस क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, सो आगे देखते हैं, यहाँ पे वही सब दिया है। द इन्फ्लुएंसेस विच एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस लिमिट, डायरेक्ट और शेप द इंडिविजुअल वेदर डेलिबरेटली और नॉट, इंक्लूड पेरेंट्स, अदर अडल्ट्स एंड पीयर्स। तो आपको जो शेप करते हैं, मतलब वही किस किस पर्सन्स के इन्फ्लुएंसेस रहते हैं कोई भी पर्सन के लाइफ में, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे अडल्ट्स हो, घर के बुजुर्ग लोग हो, चाहे पीयर्स हो, चाहे कलीग्स हो। ठीक है, इफ़ सक्सेसफुल एंड एनकल्चरेशन रिजल्ट्स इन द कॉम्पिटेंस इन लैंग्वेज, वैल्यूज, रिचुअल्स ऑफ द कल्चर। ठीक है, अगर सक्सेसफुल एनकल्चरेशन रहेगा, मतलब कल्चरल बैकग्राउंड अच्छा रहेगा, तो वो लैंग्वेज के फॉर्म में पर्सन होशियार रहेगा। ठीक है, उसके वैल्यूज स्ट्रॉन्ग रहेंगे, रिचुअल स्ट्रॉन्ग रहेंगे, पॉजिटिव रहेगा, हर एक चीज़ से वो घुल मिल के काम करेगा। ठीक है, मोस्ट इंडक्शन प्रोग्राम्स हैव एनकल्चरेशन एज अ मेजर इफ सबटल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आई होप आपको समझा। आगे बढ़ते हैं, ई लर्निंग एंड ऑगमेंटेड लर्निंग। नाउ ये ऐसा टॉपिक है जो हमने आज तक हम पढ़ते आ रहे हो, अभी भी आप इसी बेस में पढ़ रहे हो, सिर्फ आपको ह्यूमन रिसोर्स के फॉर्म में समझना है कि ये होता क्या है।
Electronic learning or e-learning is a general term used to refer the internet-based network computer enhanced learning. A specific and always more diffused e-learning is a mobile learning. तो मतलब वही e-learning मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से पढ़ो, जैसे कि अभी आप फ़ोन से या अपने डेस्कटॉप से या अपने लैपटॉप से अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप ये क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक में पढ़ाई कर रहे हो। तो मतलब इंटरनेट को यूज़ करके, आप नेटवर्क कंप्यूटर को यूज़ करके या मोबाइल को यूज़ करके अगर आप पढ़ रहे हो तो उसी को कहते हैं ई लर्निंग, ठीक है। When a learner interacts with e-learning environment, it is called as augmented learning, ठीक है। तो अभी अगर कभी कभी क्या होता है ई लर्निंग के फॉर्म में, जैसे कि आपके लाइव क्लास चल रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे अगर कोई क्लासेस में ऐसा होता है कि आपको भी आपका वीडियो कैमरा ऑन करके क्वेश्चन पूछने का या आपको आपका ऑडियो ऑन करके क्वेश्चन पूछने का लाइव क्लास में मौका दिया जाता है। कुछ सॉफ्टवेयर्स में, कुछ ऐप्स में जब आप क्लासेस लेते हो, ठीक है, मीटिंग्स करते हो, तो उसको कहते हैं, जब आप रिप्लाई भी कर पाते हो, इंटरेक्ट करते हो इन लर्निंग करते वक्त, उसको कहते हैं ऑगमेंटेड लर्निंग, ठीक है। तो मतलब दोनों साइड का रिस्पॉन्स रहेगा तो ऑगमेंटेड लर्निंग, ठीक है। बाय अडॉप्टिंग द नीड्स फॉर इंडिविजुअल्स, context driven instruction can be dynamically tailored to the learner's actual environment. Augmented learning डिजिटल कंटेंट में इंक्लूड टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें ऑगमेंटेड लर्निंग के अंदर आती है, चाहे टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग हो, इमेजेस के फॉर्म में हो, वीडियो के फॉर्म में हो, ऑडियो के फॉर्म में हो, चाहे म्यूजिक हो, वॉइस हो, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आती है ई लर्निंग और ऑगमेंटेड लर्निंग के फॉर्म में, ठीक है। ये हम डे टू डे में यूज़ करते हैं और ये सभी चीज़ें चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, कोई भी वे में अगर आपको सिखाना है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में आपको बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाना हो, तो एम्प्लॉयज़ को भी सिखाना हो, तो ई लर्निंग एक बेस्ट वे है एट अ टाइम सभी एम्प्लॉयज़ की तरफ अपना जो सिखाने का जो भी वीडियो है, ऑडियो है, वो एट अ टाइम पहुंचाना, ठीक है। नेक्स्ट है डोमेन्स ऑफ लर्निंग, मार्क इट एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था जब आपका अभी HRM का जो सब्जेक्ट एग्ज़ाम हुआ था, और आगे भी आ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स है लर्निंग के, इसलिए इनको कहते हैं डोमेन्स ऑफ लर्निंग। देयर आर 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग। पहला है कॉग्निटिव, दूसरा है साइकोमोटर और तीसरा है अफेक्टिव, ठीक है। ना समझते हैं हर एक डिटेल में क्या होता है। कॉग्निटिव में क्या होता है, टू रिकॉल, कैलकुलेट, डिस्कस, एनालाइज एंड प्रॉब्लम सॉल्व। तो एक तरीके का आप मैथमेटिकल वे समझ लो कि कोई भी चीज़ है उसे आप पढ़ते हो, कैलकुलेशन करते हो, डिस्कस करते हो, एनालाइज करते हो, चाहे वो केस स्टडी हो, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई सम सॉल्व करना हो या कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप उसको समझते हो, डिस्कस करते हो, एनालाइज करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो उसी को कहते हैं कॉग्निटिव लर्निंग। सेकेंड है साइकोमोटर, इसके अंदर आता है टू डांस, स्विम, स्की, ड्राइव अ कार, राइड और बाइक। तो ये एक तरीके का एक्शन ओरिएंटेड लर्निंग है, मतलब वो चीज़ आप एक्चुअली सिमिलर वे में एक्शन करके सीखोगे। जैसे कि अगर सामने कोई डांस कर रहा है तो आप अगर वो पढ़ोगे कि ये कैसे डांस किया जाता है तो आप सीख पाओगे कि नहीं। आप विजुअल वो में देख लो वो कैसे डांस कर रहा है, कैसे स्टेप कर रहा है, और सिमिलर स्टेप आप कर लो, एक्शन कर लो, तो आप भी सीख जाओगे। तो मतलब क्या है, आप अपने बॉडी को यूज़ करके, अपने स्किल्स को यूज़ करके एक्चुअल में, साइकोमोटर मतलब आप एक्चुअल में वो एग्जीक्यूट कर रहे हो, एग्जीक्यूशन करके वो एक्शन करके वो सीख रहे हो। जैसे कि ड्राइव अ कार, तो कार कैसे ड्राइव करते हैं अगर आपको सीखना है तो आप अगर मैनुअल पढ़ लो कार कैसे ड्राइव करते हैं तो क्या आप सीख जाओगे? नहीं। आप एक्चुअल में कार में बैठ के किसी टीचर को बाजू में बिठा के जब सीखोगे ना, तो वो कैसे चला रहे हैं वो देखोगे और फिर आप सेम टू सेम कॉपी करोगे ना, तभी तो आप सीखोगे, ठीक है। तो ये आता है साइकोमोटर के अंदर। और तीसरा अफेक्टिव लर्निंग क्या होता है? टू लाइक समथिंग और समवन, लव, अप्रिशिएट, फियर, हेट और वर्शिप। तो ये एक तरीके का फीलिंग बेस्ड लर्निंग है, ठीक है। तो आपके सामने अगर कुछ सिचुएशन रहेगी तो उसको आप रिस्पॉन्स जब करते हो ना और कुछ ओपिनियन बनाते हो, चाहे आप किसी को लाइक करो, किसी को लव करो, किसी को अप्रिशिएट करो, किसी चीज़ से डरो, किसी को हेट करो, किसी को वर्शिप करो, ठीक है, किसी को दुआ दो, तो ये क्या है? आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, आप फीलिंग्स को यूज़ करके उससे रिस्पॉन्स दे रहे हो, ठीक है। तो ये होता है अफेक्टिव लर्निंग, ठीक है। आई होप आपको समझा ये तीनों टाइप के लर्निंग क्या होते हैं। तो अगर एग्जाम में आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे और पूछेंगे ये किस टाइप का लर्निंग है, कॉग्निटिव है, साइकोमोटर और अफेक्टिव, तो आप आसान से कर पाओगे। कॉग्निटिव मतलब देखो, पढ़ो, समझो, डिस्कस, एनालाइज करो और प्रॉब्लम सॉल्व करो। साइकोमोटर मतलब सिमिलर एक्शन करो, और अफेक्टिव मतलब फीलिंग्स को इन्वॉल्व करके जो भी आप रिस्पॉन्स दो, ठीक है। These domains are not mutually exclusive. For example, in learning to play chess, the person will have to learn rules of the game.
तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ऑब्वियसली एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे कि कुछ कुछ चीज़ें सीखने के लिए आपको इनमें से मोर देन वन लर्निंग के डोमेन्स को यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप चेस को खेल रहे हो, ठीक है, आप सीख रहे हो कि चेस कैसे खेला जाता है, तो आपको ना कि सिर्फ उसके रूल्स देखने हैं, लेकिन आपको ये भी देखना है कि कैसे वो चेस के पीसेस को आपको अरेंज करना होता है वो बोर्ड पे, ठीक है, चेस बोर्ड पे। देन उसके बाद में हाउ टू प्रॉपरली होल्ड एंड मूव द चेस पीस, ठीक है, साइकोमोटर, तो कैसे आप उसे मूव करोगे, किस वे में मूव करोगे। फर्दर मोर लेटर इन द गेम अ पर्सन में इवन लर्न टू लव द गेम इट सेल्फ, वैल्यू इट्स एप्लीकेशंस इन लाइफ, अप्रिशिएट इट्स इंटेलेक्चुअल अपील। तो ना कि आप सिर्फ चेस खेलना कैसे है वो सीखोगे, आप उसके जो पीसेस रहते हैं वो कैसे अरेंज करने हैं, कैसे चलाना है उसको, कैसे उसको खेलना है, और बाद में आप धीरे धीरे वो गेम को लव भी करोगे। तो इसमें तीनों चीज़ें आ जाती है, कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव वाली चीज़ें, ठीक है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, डोमेन्स ऑफ लर्निंग एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो कोई भी नई चीज़ अगर आप सीखते हो तो उसमें मल्टीपल चीज़ें इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट देखते हैं लर्निंग प्रोसेस। Learning theory may be described as a body of principles advocated by psychologists and educators explain how acquire skills, knowledge and attitudes। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस क्या होता है कि कोई भी नई चीज़ आप कैसे स्किल्स आप एक्वायर करो, नॉलेज कैसे गेन करो, एटीट्यूड कैसा रखो, ठीक है, कि आप वो नई चीज़ें सीख सको, ठीक है। उसके लिए भी फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए जाते हैं, एसोसिएटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए जाते हैं लर्निंग थियोरी को एनहांस करने के लिए। की कंसेप्ट सच एज desired learning outcomes, objectives of training, depth of training also apply when properly integrated learning principles drive the theory। तो ये सभी चीज़ें क्या दी है कि ओवर द ईयर्स जो सीखने की प्रोसेस है ना वो सेम ही है, पर धीरे धीरे वो चेंज होती जा रही है, वो एडवांस होती जा रही है, ठीक है। तो लर्निंग प्रोसेस में आप कोई भी नई चीज़ कैसे सीखते हो, और सीखने के बाद कौन से स्किल्स एक्वायर करते हो, क्या नॉलेज आपको गेन होता है, कैसा आपका एटीट्यूड रहता है टूवर्ड्स दैट न्यूली लर्न थिंग। Learning may be explained by combination of two basic approaches, behaviorism and cognitive theories। Now ये बहुत important है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था और आगे भी आएगा, ठीक है। तो लर्निंग थियोरी के अंदर कौन से दो अप्रोच आते हैं, बिहेवियरलिज्म और कॉग्निटिव थियोरीज। अभी हम देखेंगे ये डिटेल में क्या होता है। बिहेवियरलिज्म, behaviorists believe that animals including humans learn about the same way। Behaviorism stresses the importance of having a particular form of behavior reinforced by someone rather than a student to shape a control and what is learned। Frequent positive reinforcement rewards accelerated learning। The theory provides instructor the ways to manipulate students with stimuli। In general, behaviorist theory emphasizes the positive reinforcement rather than no reinforcement or punishment। देखिए मतलब क्या है कि जब चाहे वो एनिमल हो चाहे ह्यूमंस हो, बिहेवियरिज्म थ्योरी क्या बताता है कि जब आपको इफ़ेक्टिव वे में कोई चीज़ एनिमल को, ह्यूमन को सिखानी है तो आप उसको विदाउट रीइंफोर्समेंट इफ़ेक्टिव वे में नहीं सिखा सकते। अभी ये रीइंफोर्समेंट निगेटिव तरीके का नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप स्टूडेंट्स को कुछ नया चीज़ सिखाते हो और बोलते हो कि जो ये ठीक से अच्छे से काम करेगा उसे कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो केस में वो पर्सन ज़्यादा अच्छे वे में वो सीखने की कोशिश करेगा और बेस्ट वे में वो काम करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको रिवॉर्ड के लिए एनकरेज किया है कि उसको रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन अगर आप उसको निगेटिवली रीइंफोर्स करते हो कि अगर आप ठीक से नहीं सीखोगे तो आई विल पनिश यू, तो वो पर्सन वो नया काम कभी ना ठीक से सीख पाएगा ना अपना बेस्ट दे के वो काम कर पाएगा। तो यही चीज़ आती है, यही कॉन्सेप्ट आती है बिहेवियरिज्म के अंदर कि चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे आपके एम्प्लॉयज़ हो, ठीक है, किसी भी पर्सन को, या चाहे कोई एनिमल को ट्रेन करना हो, अगर आप उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करते हो, मतलब कुछ अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड दिखाते हो कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा और आप उसको वो काम सिखाते हो और बोलते हो कि अगर आप वो ठीक से करोगे तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, तो ट्रस्ट मी, हर एक एम्प्लॉय, हर एक स्टूडेंट, हर एक एनिमल वो चीज़ इतना बेस्ट वे में सीखेगा ताकि उसको वो एक अट्रैक्शन रहे कि नहीं ये रिवॉर्ड मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। तो यही आता है बिहेवियरिज्म के थियोरी के अंदर, ठीक है।
ठीक है, पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट ऑफ द न्यू लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉग्निटिव थियोरी, जो कि लर्निंग प्रोसेस का दूसरा फॉर्म था। ठीक है, लर्निंग के दो फॉर्म थे, बिहेवियरिज्म एंड कॉग्निटिव थियोरी। तो बिहेवियरिज्म हमने समझा कि आप कुछ रिवॉर्ड दे दो, पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट कर दो, तो पर्सन आसानी से सीख जाएगा। दूसरा है कॉग्निटिव थियोरी। कॉग्निटिव थियोरी के अंदर क्या आता है, अनलाइक बिहेवियरिज्म, cognitive theory focuses on what is going on inside students' mind. Learning is not just a change in behavior, it is a change in a way student thinks, understands or feels. There are several branches of cognitive theory. ठीक है, टू मेजर थियोरीज। तो यहाँ पर पहले समझते कि कॉग्निटिव थियोरी किस चीज़ पे फोकस करता है। देखिए, बिहेवियरिज्म फोकस कर रहा था कि आप रिवॉर्ड दे दो, पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट दे दो तो पर्सन सीख जाएगा, एनिमल सीख जाएगा। लेकिन कॉग्निटिव थियोरी फोकस करता है कि स्टूडेंट के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, वो कैसे थिंक करता है कोई भी चीज़ को, किस वे में वो अंडरस्टैंड करता है, किस वे में वो फील करता है। ठीक है, तो इस सभी चीज़ों पे बेस्ड रहती है कॉग्निटिव थियोरी। तो इसके दो मेजर थियोरीज रहते हैं, क्लासिफिकेशन रहते हैं। पहला इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल और दूसरा है सोशल इंटरेक्शन मॉडल कॉग्निटिव थियोरी के अंदर। देखते हैं ये क्या है। The first says that student's brain has internal structures which selects and process incoming material, stores and retrieve it and use it to produce behavior and receive and process feedback on the results. This involves number of cognitive process including executive functions of recognizing expectancies, planning, monitoring performance, encoding, chunking information, producing internal and external responses. तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल जो पहला फॉर्म है ना कॉग्निटिव थियोरी का, उसके अंदर क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल मतलब जब आप किसी स्टूडेंट को कोई नई चीज़ सिखाते हो तो उसके ब्रेन के अंदर वो कैसे जाता है। ठीक है, उसके ब्रेन के अंदर वो किस वे में प्रोसेस होता है इनकमिंग मटेरियल, वो स्टूडेंट वो किस वे में उसको स्टोर करता है, किस वे में उसको रिट्राइव करता है, किस वे में वो समझता है और याद रखते हैं, और अप्लाई करने की जब बारी आती है ना काम करते वक्त या एग्ज़ाम में पेपर लिखते वक्त, तो कैसे वो उसको रिट्राइव कर पाता है, और वो नई चीज़ सीखने के बाद उसका बिहेवियर कैसा है, क्या उसके बिहेवियर में कुछ चेंज आए, क्या उसने कुछ नई चीज़ एक्सेप्ट की है, कुछ फीडबैक दिया है अपने रिजल्ट्स पे। मतलब नई चीज़ सीखने के बाद उसका कुछ फीडबैक है क्या, कि ये चीज़ सीखने के बाद उसको कुछ बेनिफिट हुआ, कुछ फ़ायदा हुआ, या कुछ चीज़ उसको नहीं समझी। तो ये सभी चीज़ें जिस वे में एक स्टूडेंट सीखता है, या जिस वे में अगर आप एम्प्लॉय को भी कुछ चीज़ सिखा रहे हो वो सीखता है, तो ये चीज़ आती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के अंदर। ठीक है, आई होप आपको ये समझा कि कॉग्निटिव थियोरी का पहला जो पार्ट है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल वो क्या होता है। अभी सेकेंड देखते हैं सोशल इंटरेक्शन मॉडल क्या होता है। सोशल इंटरेक्शन थियोरीज गेन प्रोमिनेंस इन 1980s. They stress that learning and subsequent changes in behavior takes place as a result of interaction between the student and environment. Behavior is modeled either by people or symbolically. Cultural influences, peer pressure, group dynamics, film and television are some of the significant factors. Thus, social environment to which student is exposed demonstrates or models behaviors, and students cognitively process the observed behaviors and consequences. तो देखिए, सोशल इंटरेक्शन मॉडल जो है ना, वो कौन से चीज़ पे स्ट्रेस करता है कि पर्सन का एनवायरनमेंट कैसा रहा है, उसका बैकग्राउंड कैसा रहा है, ठीक है, उसका पहले से पर्सनैलिटी कैसा रहा है, मतलब उसका कोई नया चीज़ सीखने का तरीका क्या है, ठीक है, किस एनवायरनमेंट में वो सीखता है, जैसे कि उसका कल्चरल इन्फ्लुएंस क्या है, वो कौन से कल्चर से आया है, पीयर प्रेशर, उसका कुछ फैमिली बैकग्राउंड है, कुछ उसके ऊपर कुछ प्रेशर तो नहीं है, ठीक है, ग्रुप डायनामिक्स, किस ग्रुप से वो बिलोंग करता था, ठीक है, वहाँ पे लोगों का परसेप्शन कैसा था कोई नया चीज़ सीखने का, फिल्म टेलीविज़न, मतलब जैसे कि अगर वो आप समझ सको किस टाइप के फिल्म्स देखता है, किस टाइप के टेलीविज़न के वो सीरीज़ देखता है, न्यूज़ देखता है, ठीक है, कॉमेडी शोज़ देखता है, तो उस वे में उसका मेंटलिटी पहले से बिल्ड हुआ रहेगा, उसका नई चीज़ें सीखने का कंफर्ट जोन उस वे में बिल्ड हुआ रहेगा,
ठीक है। तो वही वे में वो पर्सन कोई भी नई चीज़ सीखेगा, ठीक है। तो सोशल इंटरेक्शन मॉडल जो है ना कॉग्निटिव थ्योरी का, वो क्या बताता है कि जब कोई भी नई चीज़ आप सिखा रहे हो कोई स्टूडेंट को, चाहे कोई एम्प्लॉय को, तो उसका बैकग्राउंड और उसके ऊपर क्या क्या प्रेशर पहले से था, प्रेशर इन द सेंस उसका जो बचपन से अभी तक कौन से बैकग्राउंड से वो आया है, चाहे वो एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, चाहे कल्चरल बैकग्राउंड हो, चाहे उसका कोई भी नया चीज़ अडॉप्ट करने का, सीखने का तरीका हो, वो किस टाइप का ऑनलाइन मतलब फिल्म्स देखता है टेलीविज़न से, किस वे में वो उसका बिल्ड हुआ है कल्चर, उस वे ही में वो पढ़ेगा, ठीक है। तो ये आता है सोशल इंटरेक्शन मॉडल पे। आई होप आपको ये ठीक से समझा स्टूडेंट्स। तो अभी एक ब्रीफ में देखते हैं कि कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होता है। द कॉग्निटिव प्रोसेस इंक्लूड अटेंशन, रिटेंशन, मोटर रिस्पॉन्सेस एंड मोटिवेशन। टेक्निक्स फॉर लर्निंग इंक्लूड डायरेक्ट मॉडलिंग एंड वर्बल इंस्ट्रक्शन। तो कॉग्निटिव प्रोसेस के अंडर ये सभी चीज़ अगर हम एक साथ करके देखते हैं तो कितना अटेंशन देके पर्सन पढ़ रहा है, स्टूडेंट पढ़ रहा है, कितना रिटेंशन पावर है उसका, कितना मोटर रिस्पॉन्स है, वो कितना रिस्पॉन्स कर रहा है, उसका मोटिवेशन लेवल क्या है, क्या वो सीखने के लिए मोटिवेटेड है या नहीं, ठीक है। ये सभी चीज़ें आती है। तो टेक्निक्स, लर्निंग टेक्निक्स के अंदर डायरेक्ट मॉडलिंग भी आता है और वर्बल इंस्ट्रक्शन भी आता है, ठीक है। चाहे आप उसको ऑडियो वीडियो फॉर्म में समझाओ या आप उसको वर्बली इंस्ट्रक्शन दे के समझाओ, ठीक है। बिहेवियर, पर्सनल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल इवेंट्स ऑल वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस लर्निंग, ठीक है। तो एक पर्सन किस वे में, किस फॉर्म में सीखेगा, ये उसके बिहेवियर उसका कैसा है, उसके पर्सनल फैक्टर्स, उसके बैकग्राउंड, उसका एनवायरनमेंट पहले कैसा रहा है, उसके हिसाब से उसका लर्निंग का जो एक स्किल है वो कैसे डेवलप हुआ है। किसी पर्सन को एक ही बार में कोई चीज़ समझा वो समझ जाते हैं, किसी पर्सन को एक चीज़ 10 बार सिखानी पड़ती है, उसकी ही बात वो उसको समझ पाता है। इसका मतलब क्या है कि दोनों के दिमाग में कुछ ज़्यादा फ़र्क ऐसा नहीं है, उनका बैकग्राउंड, वो जिस एनवायरनमेंट से आए हैं, उनके पर्सनल फैक्टर्स, ये सभी चीज़ें डिपेंड करते हैं कि एक पर्सन कितने जल्दी कोई नया चीज़ सीख पाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको भी ठीक से समझा कि कॉग्निटिव थियरी क्या होता है, ठीक है। तो लर्निंग प्रोसेस के अंदर ये दो चीज़ें आती है, बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिव थ्योरी, ठीक है। But the models of cognitive theory have common principles. They both acknowledge the importance of reinforcing behavior, measuring changes. Positive reinforcement is important particularly with कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट सच एज नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। तो अगर आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब कुछ अवार्ड दे के वगैरह उनको सिखाओगे ना, तो एक तरीके का उनके अंदर मोटिवेशन रहेगा कि हाँ मुझे जल्दी अच्छे से सीखना है और बेस्ट वे में काम करना है ताकि मुझे वो रिवॉर्ड मिल सके। इवैल्यूएशन इज ऑफन लिमिटेड टू द काइंड्स ऑफ knowledge or behavior that can be measured by a paper pencil exam or performance test, although psychologists agree that they often errors evaluation। तो ये सभी चीज़ें आती है कि पर्सन सीखने के बाद उसको एवेल्यूएट भी करना ज़रूरी है, अगर कुछ एरर है तो उसको समझाओ, ठीक है, वो एरर्स रेक्टिफाई करो। तो इस सभी चीज़ों को एक वे में हम समराइज़ करके कैसे देख सकते हैं, देखिए द एबिलिटी टू लर्न इज़ वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक। हम ह्यूमंस इतने डेवलप क्यों है, क्योंकि हमारी जो एबिलिटी टू लर्न है ना, वही चीज़ हमें प्रोग्रेस करने के लिए एनकरेज कर दी। हमने इतना प्रोग्रेस क्यों किया ओवर अदर एनिमल्स। लर्निंग अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट पर्सनस लाइफ टाइम। पर्सन के लाइफ टाइम में मतलब मरते दम तक वो सीखता ही रहता है। लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज अ चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस लेने के बाद मतलब कोई भी चीज़ सीखने के बाद उसके बिहेवियर में कैसा चेंज आता है, उसी को एक तरीके का आप लर्निंग का डिफाइनेशन दे सकते हो कि लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। तो एग्जाम में पूछा गया शॉर्ट डेफिनेशन, तो अगर ये डिफिनेशन दिया रहेगा तो आप ये आंसर मार्क करोगे। An individual's way of perceiving, thinking, feeling and doing may change as a result of learning experience. This can be physical or overt. It may involve complex intellectual or attitudinal changes which affect behavior in more subtle ways. Overt मतलब openly। तो एक पर्सन का परसीव करने का तरीका, थिंकिंग का, फीलिंग का तरीका, वो सभी चीज़ों पे डिपेंड रहता है कि वो कैसे सीखेगा, उसका लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको ये वही सेम चीज़ें बार बार उन्होंने रिपीट करके बताई है, लेकिन आई होप आपको भी अच्छे से समझा कि लर्निंग प्रोसेस होता क्या है। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। द की पॉइंट इज़ दैट ऑल स्टूडेंट्स आर डिफरेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी सेंसिटिव टू द डिफरेंसेस। तो हर एक स्टूडेंट अलग होता है, जैसे कि हमने अभी देखा था पहले कि वो कौन से बैकग्राउंड से आया है, उसका कैसा एनवायरनमेंट रहा है, कैसा कल्चर रहा है। तो
ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है ना सिखाने के, वो भी ये सभी डिफरेंसेस को सेंसिटिव होने चाहिए, मतलब हर एक पर्सन उसको आराम से सीखना चाहिए, ठीक है। सम स्टूडेंट्स आर फास्ट लर्नर्स while अदर्स हैव डिफ़िकल्टीज एंड मोटिवेशन एक्सपीरियंस एंड प्रीवियस ट्रेनिंग अफेक्ट द लर्निंग स्टाइल। तो कोई के पर्सन फास्ट रहते हैं, कोई स्लो लर्नर रहते हैं, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम आता है जल्दी सीखने में, मोटिवेशन लेवल कैसा है, उनका एक्सपीरियंस कैसा है, उनका प्रीवियस ट्रेनिंग डिपेंड करता है कि वो अभी कैसे सीखेंगे। एंड द लर्निंग स्टाइल डिफरेंस डिपेंड ऑन हाउ स्टूडेंट्स प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, वो किस वे में इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे हैं। सम रिलाई ऑन विजुअल रेफरेंसेज वाइल अदर डिपेंड ऑन ऑडिटरी प्रेजेंटेशन। तो कोई पर्सन जो अब आँखों देखे लर्निंग प्रोसेस से सीखता है, तो कोई पर्सन सुन के जो ऑडिटरी रहता है, मतलब ऑडियो से जल्दी सीखता है। तो विजुअल, कुछ लोग विजुअल से ज़्यादा सीखते हैं, कुछ लोग रीडिंग से ज़्यादा सीखते हैं, कुछ लोग ग्राफिक डिस्प्ले से सीखते हैं, कुछ लोग ऑडिटरी जो भी वीडियो रिकॉर्डेड ऑडियो रहते हैं उनसे सीखते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हर एक का सीखने का स्टाइल और वे अलग अलग है। तो उसी के हिसाब से ये डिज़ाइन करना ज़रूरी है ट्रेनिंग प्रोग्राम। वेयर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ आर इन्वॉल्व, स्टूडेंट्स लर्न बाय फील, दिस इज़ कॉल्ड एज काइनेस्थेटिक लर्निंग। मतलब देखिए, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है कि जो पर्सन्स बात नहीं कर सकते, तो उनको कैसे सिखाया जाता है, कुछ हैंड्स के एक्टिविटीज़ से सिखाया जाता है ना, वो फील से लर्न करते हैं। या जो लोग देख नहीं सकते, तो उनके लिए कुछ अलग लैंग्वेज रहती है ना, कि वो हाथ से फील करके समझते हैं कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है। जैसे कि पैसे का जो नोट रहता है, उसके ऊपर सिंबल के बेसिस पे वो सब सीखते हैं। तो ये जो फील से सीखते हैं ना स्टूडेंट्स, इसी को कहते हैं काइनेस्थेटिक लर्निंग, ठीक है। तो एग्ज़ाम में अगर पूछा कि काइनेस्थेटिक लर्निंग क्या होता है, तो वेयर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ आर इन्वॉल्व, स्टूडेंट्स लर्न बाय फील, दिस इज कॉल्ड एज काइनेस्थेटिक लर्निंग। पर्सनैलिटी ऑल्सो अफेक्ट हाउ स्टूडेंट्स लर्न। डिपेंडेंट स्टूडेंट्स रिक्वायर लॉट ऑफ गाइडेंस, डायरेक्शन, external stimulation as they tend to focus on instructor. More independent students require only minimum amount of guidance, external stimulation. तो देखिए, पर स्टूडेंट की पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसे सीखेगा। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट डिपेंडेंट है, तो उसको बहुत ज़्यादा गाइडेंस देना पड़ेगा। डिपेंडेंट मतलब किसी और पे डिपेंडेंट रहेगा, वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। उसको डायरेक्शन दे के सिखाना पड़ता है, उसको बार बार सपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट स्टूडेंट रहेगा जो खुद के दम पे खड़ा है, तो ऐसा स्टूडेंट को कम से कम गाइडेंस में वो जल्दी सीख जाएगा। सम जनरलाइजेशंस अबाउट दीज क्लासिफिकेशंस इंडिकेट दैट compliant students are typically task oriented and anxious dependent students usually score lower than other standard test. तो मतलब जो लोग कोई भी चीज़ जल्दी पॉजिटिव वे में सीखते हैं ना, वो होशियार रहते हैं, वो जल्दी सीखते हैं और वो टेस्ट में भी पॉजिटिव रिजल्ट्स लाते हैं। और जो एंग्शियस मतलब कि जो हमेशा दुखी रहते हैं, किसी पर डिपेंडेंट रहते हैं, उनका स्कोर हमेशा कंपैरिजन में कम रहता है। Discouraged students have often depressed feelings about future. Independent students tend to be older, intelligent, secure and comfortable in academic environment. तो जो स्टूडेंट्स डिस्करेज्ड है, उनके पास कुछ एनकरेजमेंट नहीं है, कुछ पॉजिटिव ये नहीं है, डिप्रेस्ड रहते हैं, उनका फ्यूचर भी हमेशा डिप्रेस्ड ही रहता है। वो सीखने के लिए भी मतलब धीरे धीरे सीखते हैं, ना जल्दी सीख पाते हैं, और सीखने के बाद भी उनके स्कोर लो रहते हैं। वाइल जो इंडिपेंडेंट स्टूडेंट्स रहते हैं, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट रहते हैं, सिक्योर रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं और जल्दी सीखते हैं, और एकेडमिक एनवायरनमेंट में भी एकदम स्मार्ट होशियार रहते हैं। अटेंशन सीकर्स हैव स्ट्रॉन्ग सोशल ओरिएंटेशन एंड आर फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व इन जोकिंग, शोइंग ऑफ, ब्रैगिंग. In contrast, silent students are usually characterized by helplessness, vulnerability and other disconnecting behavior. तो जो स्टूडेंट्स अटेंशन सीकर रहते हैं, बात करके सबका अटेंशन सीख करते हैं, तो वो ज़्यादा जोक करके, शो ऑफ करके, ठीक है, सबका अटेंशन गेन करके एक सोशल इंटरेक्शन ओरिएंटेशन बनाते हैं। वाइल एज जो साइलेंट स्टूडेंट रहते हैं, वो थोड़े हेल्पलेसनेस रहता है, मतलब वो ज़्यादा बात नहीं करते, थोड़े ईजिली वल्नरेबल रहते हैं, तो उनको सीखने में भी प्रॉब्लम रहता है। वो ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते एक आसपास के एनवायरनमेंट से, और सीखने में भी उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। एग्जिस्टिंग लर्निंग एनवायरनमेंट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस लर्निंग स्टाइल। तो ये जो एग्जिस्टिंग लर्निंग एनवायरनमेंट है, डिपेंड करता है कि कैसा लर्निंग स्टाइल रहेगा।
In real life, most students find it necessary to adopt traditional style of learning environment provided by school, university and other educational training establishments. ठीक है, instructors who recognize the student learning style differences and associated problems will much effective than those who do not understand. मतलब कि बचपन से स्टूडेंट्स जिस वे में सीखते आए, चाहे वो अपने स्कूल में हो, यूनिवर्सिटी में हो, कोई दूसरे एजुकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में हो, तो उनका सीखने का तरीका वही रहता है, ट्रेडिशनल स्टाइल, कि वो कोई भी नया चीज़ सीखते वक्त वो कैसे अडॉप्ट करेंगे. ठीक है, तो जब कोई भी इंस्ट्रक्टर को कुछ नया चीज़ सिखाना है, चाहे एम्प्लॉय को ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के कुछ नया ट्रांसफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाना है, तो उसे ये सभी चीज़ों का ध्यान में रख के उस वे में उसको सिखाना है ताकि सभी पर्सन आसानी से उसे सीख सके. ठीक है, तो क्या अजम्पशंस होते हैं अडल्ट लर्निंग की. देखिए, अडल्ट लर्निंग मतलब क्या है. कोई भी चीज़ अगर आप सीखते हो तो आप अगर अडल्ट वे में उसको सीखते हो ना, अडल्ट मतलब ज़रूरी नहीं हमेशा ज़्यादा एज वाले जो लोग सीखते हैं उसी को अडल्ट लर्निंग कहते हैं. अडल्ट लर्निंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई भी चीज़ सीखते वक्त अगर आपने ये कुछ 5 अजम्पशंस है वो समझ के सीखा ना, तो आप बहुत जल्दी सीखोगे, बहुत मैच्योर्ड वे में आसानी से एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज वे में सीखोगे. देखते हैं क्या अजम्पशंस है अबाउट अडल्ट लर्निंग. ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है. अडल्ट नीड टू नो वाई दे नीड टू लर्न समथिंग. अडल्ट मतलब जो पर्सन सीख रहे हैं कि अडल्ट मतलब ये अभी हम यहाँ पे लर्निंग प्रोसेस एम्प्लॉयज़ के लिए देख रहे हैं ना. ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, कंपनी के अंदर कुछ नई चीज़ हम जब सिखाने जाते हैं तो ऑब्वियसली वो लोग अडल्ट ही रहेंगे. ठीक है, तो वो उनको पहले पता होना ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ वो क्यों सीख रहे हैं. अडल्ट नीड टू नो वाई दे नीड टू लर्न समथिंग. सेकेंड है नीड टू लर्न एक्सपीरियंसली, मतलब उनको ऐसे वे में सीखना है जैसे कि उनको सब बेसिक पता है और वी आर वेल एक्सपीरियंस्ड. तीसरा है अडल्ट अप्रोच लर्निंग एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है, तो सीखने के बाद वो एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग वो नई चीज़ को देखेंगे और उसको रियल वर्किंग में अप्लाई करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. चौथा है अडल्ट लर्न बेस्ट व्हेन टॉपिक इज़ ऑफ इमीडिएट वैल्यू. ठीक है, तो अडल्ट बेस्ट कब सीखते हैं, तो उसका अगर इमीडिएट एप्लीकेशन होता है, इमीडिएट उसका वैल्यू मिलता है, तो उनको उसका जल्दी सीखना वो सीख सकते हैं. अडल्ट व्यू लर्निंग एज अ एक्टिव प्रोसेस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग. ठीक है, तो अगर उनको मीनिंग पता है, ठीक से मीनिंग समझ के वो पढ़ रहे हैं, तो एक तरीके का एक्टिव प्रोसेस होता है लर्निंग का. ठीक है, तो ये 5 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है स्टूडेंट्स जो कि अजम्पशंस है अडल्ट लर्निंग के. तो इंडिविजुअल को पता होना चाहिए कि वो क्यों पढ़ रहा है, तभी तो वो आसानी से इफ़ेक्टिवली पढ़ पाएगा. उसको एक्सपीरियंसली पढ़ना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वे में उसको देखना है, इमीडिएटली उसको अप्लाई करना है अपने काम में, और मीनिंग समझ के पढ़ना है ताकि वो जो पढ़ा है वो चीज़ उसके दिमाग में फिट रहे और उससे बेस्ट वे में वो अप्लाई करके अपना काम कर सके, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो एम्प्लॉय हो. ठीक है, तो ये है अजम्पशंस अबाउट अडल्ट लर्निंग. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स. प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग क्या होते हैं. काफ़ी आसान है, जल्दी से देखते हैं क्या होते हैं. पहला है रेडीनेस. कोई भी चीज़ सीखते वक्त कौन से प्रिंसिपल्स आपके दिमाग में होना ज़रूरी है. रेडीनेस मतलब क्या है. इंडिविजुअल्स लर्न बेस्ट व्हेन दे आर रेडी टू लर्न, एंड इफ़ दे डू नॉट लर्न वेल देयर इज़ नो रीज़न ऑफ लर्निंग. ठीक है, इफ़ दे मेक मोर प्रोग्रेस इफ़ दे लैक मोटिवेशन. ठीक है, readiness implies a degree of single-mindedness and eagerness. When students are ready to learn, they meet instructor at least halfway, and this simplifies the instruction job. तो समझिए ये क्या है. जब कोई भी इंस्ट्रक्टर, कोई भी लीडर, कोई भी टीचर पढ़ा रहा है स्टूडेंट्स को, अगर वो मेंटली रेडी ही नहीं है सीखने के लिए, तो चाहे वो इंस्ट्रक्टर कितना भी बेस्ट वे में वो स्टूडेंट को पढ़ाओ, वो ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं है, वो सीखने के लिए तैयार ही नहीं है. ठीक है, तो अगर स्टूडेंट के अंदर ईगरनेस रहेगा ना कोई भी नई चीज़ सीखने का, तो जो टीचर है, जो इंस्ट्रक्टर है, उसका आधा काम हो जाएगा सिखाने का. उसको बस सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना है और स्टूडेंट्स पॉजिटिव वे में उसको लर्न कर पाएंगे. ये है पहला प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग. दूसरा प्रिंसिपल है लर्निंग का एक्सरसाइज, मतलब प्रैक्टिस. द प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज स्टेट्स दैट दोज थिंग्स मोस्ट ऑफन रिपीटेड आर बेस्ट रिमेंबर. ठीक है, तो मतलब कोई भी चीज़ अगर आप नहीं सीखते हो, तो अगर आप उसको प्रैक्टिस करते हो
बार बार उसको रिपीट करते हो तो वो चीज़ बेस्ट वे में आपके दिमाग में फिट हो जाएगी, ठीक है, ह्यूमन मेमोरी में फिट हो जाएगी। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इंटेंसिटी, मतलब डेमो। अ विविड, ड्रामेटिक और एक्साइटिंग लर्निंग एक्सपीरियंस टीचर्स मोर देन अ रूटीन और बोरिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। अ स्टूडेंट लाइक टू गेन greater understanding of classical dance by performing rather than merely reading about them. So अगर आप कोई भी चीज़, कुछ ऐसी चीज़ है जो एक्शन से आपको सीखना है तो आप सीधा डेमो के वे में सीखो इंस्टेड ऑफ रूटीन बोरिंग वे में सीखने से अच्छा, ठीक है। जैसे अगर डांस सीखना है तो उसके स्टेप्स रीड करके मतलब नहीं है, वो एक्चुअल में देख के ही सीखना मतलब है। द प्रिंसिपल ऑफ इंटेंसिटी इम्प्लाइज दैट स्टूडेंट विल लर्न मोर फ्रॉम अ रियल थिंग दैन फ्रॉम अ सब्सटीट्यूट। तो रियल थिंग में अगर कोई चीज़ सामने हो रही है तो उससे आप ज़्यादा अच्छे वे में सीखोगे दैन उसके सब्सटीट्यूट के सामने, ओके। और लास्ट प्रिंसिपल है लर्निंग का रीसेंसी, मतलब द प्रिंसिपल ऑफ रीसेंसी स्टेट्स दैट थिंग्स मोस्ट रिसेंटली लर्न आर बेस्ट रिमेंबर। कन्वर्सली, द फर्दर अ स्टूडेंट इज रिमूव टाइम वाइज फ्रॉम अ न्यू फैक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, द मोर डिफिकल्ट इट इज़ टू रिमेंबर। Instructors recognize the principle of recency when they carefully plan a summary session after each major topic get covered. मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि जो भी चीज़ आप रिसेंटली पढ़ रहे हो ना, रिसेंटली आपने पढ़ा है, वो आप ज़्यादा अच्छे से याद रख पाओगे एज़ कम्पेयर टू जो पुरानी चीज़ आपने पढ़ी है, जो पढ़ के बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और आपने उसको रिवाइज़ नहीं किया है। ये तो नेचुरल है ना, ये तो बट ऑब्वियस है कि अगर आप कोई भी चीज़ सीखने के बाद रिवाइज़ नहीं करोगे या अगर आपने कोई चीज़ रिसेंटली नहीं पढ़ी है तो पुरानी चीज़ रिकॉल करने में आपको थोड़ा टाइम जाएगा। तो इंस्ट्रक्टर्स का क्या ड्यूटी है जब वो सिखा रहे हैं अंडर प्रिंसिपल ऑफ रिसेंसी कि हर एक सेशन के बाद ना एक समरी प्लान करो, ताकि कोई भी मेजर टॉपिक अगर उन्होंने कवर किया है तो उसके लास्ट में उसका समरी तैयार करो और समरी स्टूडेंट से रिपीट करवाओ, रीस्टेट कराओ, री एम्फसाइज कराओ, ठीक है। द इंस्ट्रक्टर रिपीट्स, रीस्टेट्स एंड री एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एट द एंड ऑफ द लेसन टू हेल्प स्टूडेंट्स रिमेंबर देम। तो अगर इंस्ट्रक्टर ये करता है, उसकी समरी स्टूडेंट से बार बार दोहराता है तो स्टूडेंट्स उसको आसानी से याद रख पाएंगे, ठीक है। और अगर कोई चीज़ सीखने के बाद वो थोड़ी भी पुरानी हो जाती है तो आप उसकी एक रिविज़न कर लो ताकि वो आपके दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चारों प्रिंसिपल्स अच्छे से समझ में आए। प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, ठीक है। पहला है रेडीनेस, स्टूडेंट मेंटली रेडी होनी चाहिए, प्रिपेयर्ड होनी चाहिए कि उनको ये चीज़ सीखनी है, अच्छे से समझनी है, उनके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए सीखने का। अगर उनके अंदर मोटिवेशन नहीं रहेगा तो वो अच्छे से नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। दूसरा है प्रैक्टिस, मतलब एक्सरसाइज। आप कोई भी चीज़ सीखने के बाद अगर उसको रिपीटेडली एक्सरसाइज प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो अच्छे से याद नहीं रहेगी। तीसरा है इंटेंसिटी, मतलब डेमो के फॉर्म में अगर आप कोई भी चीज़ सीखते हो ना तो वो ज़्यादा अच्छे से याद रहता है एज़ कम्पेयर टू आप रीडिंग करके पढ़ो। और चौथा है रिसेंसी, मतलब जो चीज़ आप रिसेंटली आपने पढ़ा है तो वो ज़्यादा बेस्ट रिमेंबर्ड रहेगा, तो आप रिवाइज करते रहो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग क्या रहता है, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग क्या रहता है, ऑर्डर्ड लर्निंग के अजम्पशंस क्या रहते हैं, डोमेन्स ऑफ लर्निंग क्या रहते हैं, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिव थ्योरी, ठीक है, ई लर्निंग क्या होता है, लर्निंग थ्योरी बेसिकली क्या होता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हमने आज देखी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। आगे आने वाले लेक्चर में आपका ये टॉपिक, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करो। और अगर आपका कुछ भी डाउट रहेगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, तो ज़रूर आपका फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। आपको हमारा लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, हमारे लेक्चर्स, कुछ अगर क्वेरी रहेगा, कुछ इंप्रूवमेंट की भी अगर आपको ज़रूरत लगती है तो ज़रूर आप बताइएगा। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि बेस्ट और ईजी वे में आपको पढ़ाएं ताकि हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कवर हो और आपकी एग्ज़ाम क्लियर होने में आसानी हो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।